जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। आशा है आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। मैं मैथ ब्लास्टर पर आकाश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मेरा सेशन जो चल रहा था वो आपका ग्रुप डी जो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड था, जो प्लेटफॉर्म में 2018 में प्रश्न पूछे गए थे, उसी का आज शिफ्ट 3 में पढ़ाऊंगा। तो उसको बताने से पहले मैं 2 दिन नहीं डाल पाया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और 2 दिन इसलिए नहीं क्योंकि एक सेशन मेरा रोज पड़ता है जो आर्मी के बंदों के लिए है। जो आर्मी का एग्जाम 30 जनवरी को होने वाला है उनके लिए रोजाना एक प्रश्न 5 क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट प्रश्न डाले जा रहे हैं। यदि आप लोगों को जानते हो कि कौन सा आपका दोस्त या भाई आर्मी से रिलेटेड है या आर्मी की तैयारी कर रहा है या उसका एग्जाम लगा है 30 तारीख को, तो उसको जरूर से जरूर वो वीडियो आप लोग जरूर से जरूर शेयर करें और उसको शेयर करें और उससे कहें कि इस वीडियो को जरूर देख कर जाएं एग्जाम के पहले। तो मेरा ज्यादा बात न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूं जो हमारा आज थर्ड शिफ्ट होगी और उसका आप लोगों को पढ़ना है। तो थर्ड शिफ्ट में आपका प्रश्न पहला देखो क्या पूछा गया है। जो आरआरबी ग्रुप डी 17/9/2018 शिफ्ट 3 में पूछा गया है कि शाम के 6:51। तो 6:51 पर घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच बने दो कोण में से छोटे कोण की माप क्या होगी। तो इसके लिए आप लोग एक फार्मूला याद रखो कि जब कोण के बीच का कोई भी दो सुइयों के बीच का कोई भी अगर कोण पूछे तो हमेशा याद रखना थीटा बराबर होता है 30h ± 11/2 m। h का मतलब होता है आवर जिसे हम कहते हैं घंटे, m का मतलब होता है मिनट, क्या होता है मिनट होता है। तो बस आपसे कहा है कि 30 यहाँ पर आवर है तो कितना दिए 6 दिए, तो बस 6 लिख देना है। और यहाँ -11/2 मिनट कितना दिए है 51 दिए है। तो यहाँ पर हमने कहा 36 18। तो हमेशा याद रखना प्लस माइनस का मतलब ये होता है कि बड़े में हमेशा छोटा ही घटता है क्योंकि थीटा कभी भी निगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम 11 का गुणा 51 में करें तो आपका जो आएगा वो कितना आएगा 561 आएगा और बटे 2। तो यहाँ पर 180 - 2 से इसको काटोगे तो 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। अब एक जाएगा नहीं तो एक पॉइंट के पहले हम 0 खिलाएंगे तो 2 पंची 10। तो 280.5 में अगर हम इसको 180 को घटाएंगे, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि बड़े में छोटा घटता है और इसमें थीटा का मान कभी निगेटिव नहीं आता है। तो यहाँ पर 280 तो 0.5 और यहाँ पर 280 में 180 जाएगा तो कितना बचेगा 100 बचेगा। तो इसका मतलब थीटा के बीच का कोण जो होगा वो 100.5 होगा। जिसने ऑप्शन बी लगाया है बिल्कुल सही लगाया है, इसे नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि एक आपको आकृति दिए है, ये आपको एक आकृति ऐसी दिए है और ये आपसे कह रहा है ये टी है और फिर यू और फिर उसके बाद यहाँ पर ये क्यू है, ये पी है और फिर यहाँ पर ये आर है और ये एस है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख में टी यू पैरेलल टी एस है और बिंदु क्यू और एस आर टी एस पर स्थित है। साथ ही कोण पी क्यू टी, कोण पी क्यू टी, पी क्यू टी, जो पी क्यू टी है तो वो कह रहा है कि x है, तो इसका मतलब ये x डिग्री है। फिर उसके बाद उसने कहा है कि कोण आर क्यू टी, तो कोण आर क्यू टी, ये देखो r ये है क्यू टी, तो आर क्यू टी मतलब ये कोण जो दिए है आपको कितना दिए है x - 50 डिग्री दिए है। फिर उसके बाद आपसे क्या कह रहा है कि जो आप तथा कोण टी यू आर, कोण टी यू आर, जो कोण टी यू आर जो दिए है वो x - 50 दिए है। मतलब ये कोण जो दिए है वो x - 50 दिए, नहीं सॉरी x + 50 डिग्री दिए है। फिर उसके बाद कह रहा है कि कोण यू आर एस की माप ज्ञात करो। यू आर एस मतलब इसको आपको बताना है, इसको
मार्क कर दो। तो आपने देखा कि ये प्रश्न आप जानते हो कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो त्रिभुज होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। और साथ में ये भी पता होना चाहिए कि एक सीधी रेखा पर बना कोण जो होता है वो भी कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। यहाँ पर एक मैंने कहा ये सीधी रेखा है, इस पर देखो ये कोण जो है वो कितने डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बस आप यहाँ पर दोनों कोण जो दिए हैं वो x प्लस एक्स माइनस 50 बराबर 180 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो। फिर यहाँ पर x और x कितना हुआ, 2x, और ये माइनस का 50 उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का 50 हो जाएगा। तो यहाँ पर 150 180 में अगर 50 जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 230 बटा 2। तो 2 से इसको काटोगे तो यहाँ पर 115 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो x का मान आपका कितना निकला, 115 डिग्री। तो आप कह सकते हो अगर x का मान 115 डिग्री है और यहाँ पर x का मान 115 डिग्री है तो यहाँ पर आपको x प्लस 25 डिग्री था, कितना था, x प्लस 25 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि यहाँ पर आप देखो कि यहाँ x की जगह हम 115 लिख देंगे और प्लस 25 लिख देंगे तो टोटल कितना आएगा, 140 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। इसका मतलब ये जो कोण है वो कितना डिग्री है, 140 डिग्री का है कि नहीं है, बोलो। आप जानते हो कि अगर दो समांतर रेखाएं हैं और उसके बीच अगर एक रेखा खींच दी जाए तो जो ये कोण होता है वो एक ये भी कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, बोलो। अगर ये 140 डिग्री का है तो आप जानते हो कि अगर ये 140 डिग्री का है तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि अगर ये 140 का है तो इसका मतलब ये हुआ कि 140 का अगर ये है तो यहाँ पर भी ये कितने डिग्री का होना चाहिए, बोलो। तो ये कितने डिग्री का होना चाहिए, तो आप यही कहोगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो आप कहोगे 180 होता है। तो अगर ये 140 का है तो ये आपका कितना होगा, 40 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो आपने कहा अगर ये 40 डिग्री का होता है तो आप एक सीधी रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का होगा, 140 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। आपसे यही पूछा था कि यहाँ पर आपको बताना है कि इसका कोण कितना होगा, तो इसका कोण कितना होगा, 140 डिग्री का होगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि x और y की वर्तमान आयु 3:4 है और 5 साल पहले इनकी आयु का अनुपात 5:7 था, तो y की वर्तमान आयु क्या है। तो मेरा एक आयु टॉपिक का मैं एक वीडियो बना के डाल चुका हूं, उसको अगर पूरा डिटेल से देखना है तो उसमें जाकर पूरा डिटेल से आप देख सकते हो। यहाँ पर आपने देखा कि x और y का आयु जो दिए है x और y, तो यहाँ पर इनके आयु का अनुपात 3:4 है। फिर 5 साल पहले, माइनस का मतलब होता है पहले, प्लस का मतलब बाद। तो यहाँ पर दिए है कि 5:7, फिर उसके बाद कह रहा y की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो ऐसे प्रश्न में मैंने बताया था कि हमेशा याद रखना कि आयु का अंतर हमेशा समान होना चाहिए। 3 से 5 में गए अंतर कितना आया, 2 का, 4 से 7 में गए अंतर कितना आया, 3 का। और जब आयु में अंतर समान ना हो तो मैंने कहा था कि नीचे के अंतर से ऊपर गुणा कर देना, ऊपर के अनुपात के अंतर से नीचे गुणा कर देना। तो ऊपर का अंतर 1 है तो नीचे 1 से गुणा कर देंगे, नीचे 2 है तो ऊपर 2 से गुणा कर देंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो 6 और 5 में अंतर 1 का, यहाँ पर भी अंतर 1 का। आयु का अंतर हमेशा किसके बराबर, वर्ष के होता है। तो 1 बराबर 5, तो 8 40 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो कह रहा है कि y की एज बताना है आपको, तो y कितने वर्ष का होगा, 40 वर्ष का होगा। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि अगला कह रहा है कि 2 की पावर 8 माइनस 1 बटे स्क्वायर रूट 2 की पावर 12, यही तो दिए है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, जैसे 2 की पावर 8 है, ठीक, तो 2 की पावर 8 है तो इसका मतलब 2 का गुणा कितनी बार होगा, 8 बार होगा कि नहीं होगा।
बिल्कुल। तो आप कह सकते हो कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, 64 दूना 128 और 128 का दूना करोगे कि नहीं करोगे, बोलो। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 256 आएगा कि नहीं आएगा। और 256 में एक अगर घटा दोगे तो कितना बचेगा, तो आप कहोगे 255 बचेगा, बोलो बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहाँ पर स्क्वायर रूट की पावर 12 है, तो आप कह सकते हो कि इसको अगर हमको स्क्वायर रूट हटाना है तो इसका मतलब इसको स्क्वायर की पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलो। तो आप जानते हो कि अगर किसी भी स्क्वायर या रूट का वर्ग कर दिया जाए तो उसका मान जो होगा वो 2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट 2 का वर्ग करोगे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा। अगर स्क्वायर रूट 3 का वर्ग होता तो 3 आ जाता। तो यहाँ पर 2 की पावर 6, तो 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64, इसका मतलब कितना आएगा, 64 आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप लोगों ने बी ऑप्शन लगाया है 255 बटे 64, तो आपका आंसर सही है, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो आपका दिए है कि निम्न ग्राफ में बंद गोभी की 12 महीनों की मूल्य दर्शाए गए हैं, इनके मूल्य की माध्यिका क्या होगी। हमेशा याद रखना कभी भी माध्यिका का प्रश्न आ जाए तो दी गई संख्या को सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे और उसके बाद हम संख्या गिनेंगे। यदि सम संख्या आ जाए तो उसके लिए आपका फार्मूला होता है कि 1/2, क्या होता है 1/2 n/2वां पद और n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ये आपका एक फार्मूला होता है। और इसको भी अगर भूल जाना तो अगर सम आ जाए तो बीच की दो संख्याओं का योग बटा 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें देखो दिए, सबसे पहले हम आरोही क्रम में लिखेंगे, तो आरोही क्रम में देखो यहाँ पर बार देखो, बार में देखो सबसे छोटा कौन है 30, मैंने 30 ले लिया। फिर उसके बाद कितना है 40, तो 40 फिर 40 है, फिर उसके बाद 40 है, फिर 40 है। देखो बार में जो जो आपको छोटे से बड़ा दिख रहा है वो लिखना है। यहाँ पर आपको 40 यहाँ दिए और फिर उसके बाद 40 दूर दिए, तो उससे नहीं मतलब, आपको सिर्फ संख्या से मतलब है। 40 के बाद क्या आता है 50, फिर उसके बाद देखो 3 बार 50 है तो 3 बार 50 लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है आपका आता है 80, 80 कितनी बार है 4 बार, तो हम 4 बार 80 लिखेंगे। तो ये देखो 4 बार 80 लिख लिया। अब देखते हैं गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 आई, तो 12 का मतलब सम होता है विषम, तो इसका मतलब सम होता है। तो हमने कहा सम होता है तो या तो इस फार्मूले से लगा दो, या तो याद रखना कि बीच की दो संख्याओं का योग बटा 2 कर दोगे, आंसर आ जाएगा। मैंने कहा 1 2 3 4 5, 5 के बाद ये छठा आया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आया ये छठा आया। तो बीच की दो संख्या आई कि नहीं आई, तो बीच की दो संख्या का योग बटे 2 कर दो, तो 50 50 100, 100 का आधा कितना होता है 50, आपका उत्तर हो गया। अगर किसी ने ऑप्शन आपका डी लगाया है तो बिल्कुल सही है, नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, अच्छा प्रश्न पूछा गया है और ये शिफ्ट में अगर किसी ने ये प्रश्न किया होगा तो उसको मजा आ गया होगा और उसने टाइम भी अच्छे से लिया होगा। तो ये देखो प्रश्न क्या कह रहा है कि शांत जल में एक नाव को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने और वहां से अपने प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कुल 15 घंटे लगते हैं। तो प्रारंभिक, अब उसने कहा उसी यात्रा के लिए नदी में प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। नाव और नदी की गति के बीच का अंतर 15 किलोमीटर पर आवर है, तो नदी के प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। अच्छा प्रश्न है, इसको बड़े आराम से समझो और ये कैसे करोगे आप लोग देखो। तो आपसे कहा पहले तो हमको मान लो कि यहाँ पर माना नाव की गति, माना नाव की चाल मान लो थी x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो अब x किलोमीटर पर आवर थी, तो उसको प्रारंभिक स्थान पर वापस आने में कितने घंटे लगे 15 घंटे लगे। अगर x की चाल से चलेगा 15 घंटे तक चलेगा, तो आप यहां से उसकी दूरी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। अगर चाल x है 15 घंटे लगे तो टोटल दूरी वो जो होगी वो 15x किलोमीटर होगी कि नहीं होगी, बोलो।
फिर उसके बाद उसने कहा है कि अगर ये उसी यात्रा के लिए नदी के प्रवाह होने पर 16 घंटे की आवश्यकता होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो गया और वापस आया, तो गया और वापस आया उसके वक्त, तो उसको कितने लग गए घंटे, 16 घंटे लग गए। तो आप कह सकते हो अगर नाव की चाल x है तो आप मान लो कि उसी दिशा में धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल, तो धारा की जो चाल होगी वो जिसे हम प्रवाह भी कहते हैं, प्रवाह की चाल y किलोमीटर पर आवर होगी। तो यहां से आप एक चीज निकाल सकते हो कि इन दोनों में गए और वापस आए, तो इसका मतलब औसत चाल निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। तो आप लोग जानते हो अगर वो धारा की दिशा में चलेंगे तो यहाँ पर धारा की चाल, तो धारा की दिशा में अगर चलेगी तो चाल आप जानते हो धारा नाव में दिशा में जुड़ती हैं, और आप जानते हो विपरीत में चले तो घटती हैं। तो आप यहाँ से अगर निकालें हम धारा के दिशा, धारा के दिशा में चाल, तो धारा की दिशा में चाल क्या हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में अगर चाल पूछे तो आप क्या कह सकते हो, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। अगर हमको औसत चाल निकालना है, क्या निकालना है, औसत चाल, तो हम यहां से निकाल सकते हैं औसत चाल बराबर होता है, आप जानते हो 2xy अपान x प्लस वाई, होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब पहली वाली चाल, तो पहली चाल कितनी दिए है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई अपान यहाँ पर हो जाएगा दोनों चालों का योग x प्लस वाई हो जाएगा और प्लस x माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसको धारा के प्रवाह में जो वो समय लग रहा है वो 16 घंटे लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आपको देखो दूरी भी दिए कि नहीं दिए 15x, आपको अगर चाल दिए और 16 घंटे लग रहा है तो दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है कि नहीं होता है, बोलो। तो आप इसको कर सकते हो कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो यहाँ पर अगर हम देखें दूरी बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से आपको निकाल सकते हो दूरी हमको दिए है 15x, स्पीड आपको आई है कितनी आई 2x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, मतलब 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से देखो y कैंसिल हो जाएगा तो 2x इंटू 16 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बोलो। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर यहाँ से देखें जो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो ये x और ये 15 से अगर गुणा करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 15x स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, x एक तरफ हो जाएगा और y एक तरफ हो जाएगा, तो ये 15 उधर जाएगा तो 16 में 15 जाएंगे तो कितने बचेंगे, सिर्फ x स्क्वायर बचेगा, x स्क्वायर बराबर 16y स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें x स्क्वायर बटे y स्क्वायर बराबर 16 बटे 1 कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। अगर यहाँ से हम वर्ग हटाएंगे तो यहाँ वर्गमूल लग जाएगा, और 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, और 1 का वर्गमूल 1 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब कि आपकी जो चाल का रेशियो निकला वो कितना निकला, 4:1। अब उसने कहा है कि उन चालों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 है। तो हमने कहा इसमें डिफरेंस कितना है, तो आपने कहा कितना है, 3 है। तो हमने कहा 3 बराबर 15, तो 1 बराबर कितना होगा 5, तो यहाँ पर 5 कम 5, 5 को 20। तो उसने कहा कि प्रवाह की गति कितनी है, तो प्रवाह की गति कितनी होगी 5 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब कि यहाँ पर अगर 9 की पूछता तो कितनी होता 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर पर आवर। नोट कर लो इसे, अच्छा प्रश्न था, और इस प्रश्न को जिसने किया होगा तो वो समझता होगा कि कैसा प्रश्न पूछा गया था। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो, पढ़ो। ये भी प्रश्न आपका बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है जो कैलकुलेटिव है, और ये समय जरूर ये लेते हैं, लेकिन ये प्रश्न जो करता है उसको अच्छा, और ये शिफ्ट आई होगी तो उसका नार्मलाइजेशन भी अच्छा मिलता है। तो देखो ये प्रश्न क्या कह रहा है, गला एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है। यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है और शेष यात्रा रेलगाड़ी से तय करता है, तो वह अपने ऑफिस T घंटे में पहुंचता है। यदि वह
इसके बिल्कुल विपरीत करता है तो वह ऑफिस टी प्लस 0.5 घंटे में पहुंचता है। यदि रेलगाड़ी और कार की गति क्रमशः 50 किलोमीटर पर आवर और 40 किलोमीटर पर आवर है तो ऑफिस तक पहुंचने के लिए वह कितनी दूरी तय करेगा। तो यहाँ पर सिर्फ इतना लिख लो कि यहाँ पर रेलगाड़ी मतलब कि जो ट्रेन की चाल दिए है वो 50 किलोमीटर पर आवर दिए है और जो आपकी कार की चाल दी है वो 40 किलोमीटर पर आवर दिए है। ठीक, तो उसने कहा जब ऑफिस पहुंचता है तो 10 किलोमीटर की दूरी तो काहे से तय करता है, तो 10 किलोमीटर की दूरी उसने कहा है कि एक आदमी अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए रेलगाड़ी और कार से यात्रा करता है यदि वह कार द्वारा 10 किलोमीटर की दूरी, इसका मतलब कि दूरी अगर 10 किलोमीटर की है तो स्पीड तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो कार अगर 10 है तो इसका मतलब ये 40 होगा कि नहीं होगा चाल। तो उस चाल फिर उसने कहा है कि अगर 10 किलोमीटर कार से चला है तो कोई ना कोई दूरी रही होगी, तो अगर दूरी 10 किलोमीटर अगर कार से तय कर ली तो ट्रेन से कितनी दूरी तय की होगी, तो कुल दूरी में अगर कार की निकाल दे तो वही तो होगी रेलगाड़ी से। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है 50, तो उसको समय कितना लगता है टी। ठीक, अब इसी के विपरीत मतलब अभी तक वो कार से जा रहा था अब ट्रेन से जा रहा है, तो अगर ट्रेन से 10 किलोमीटर की दूरी तय करता तो इसका मतलब वो 50 की स्पीड से चलता और अब वो कार से तय करता तो यहाँ पर कितना हो जाता डी माइनस यहाँ पर कितना जो दूरी उसने तय की उसको निकाल देंगे तो यहाँ 40, तो यहाँ पर टी प्लस 0.5 का मतलब क्या है आधा है कि नहीं है बोलो। अब यहाँ पर आपने देखा कि अगर ये इतनी इक्वेशन आपको आ गई तो आप सिर्फ क्या करना, या सिर्फ इसको आप जैसे भाग को हटाने के लिए आप यहाँ पर बराबर करके आप कर लेते हो कि प्लस माइनस प्लस है तो माइनस माइनस प्लस करके आप सॉल्व करते हो, सेम उसी प्रकार यहाँ पर कर लेना। अगर ज्यादा सोचोगे तो इसको और इक्वेशन बड़ी हो जाएगी तो उसको नहीं बड़े करना। हमने कहा कि अगर हम देखें कि इसमें अगर t है यहाँ पर t प्लस 1/2 है तो इसका मतलब अगर मैं ये इक्वेशन 2 हो गई ये इक्वेशन 1 हो गई, अगर मैं 2 में 1 घटा दूं तो इसका मतलब टी कैंसिल हो जाएगा, आधा बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा समय। बस यही आपको करना है कि समीकरण 2 में समीकरण 1 को घटा दो। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, तो समीकरण 2 10/50 माइनस ये 10/40 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, फिर प्लस d माइनस 10/40 माइनस d माइनस 10/50 हो जाएगा और t प्लस 1/2 माइनस t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें t से ये t कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो उसके बाद अगर हम देखें कि 50 40 40 50 का सीधा हम एलसीएम ले लें 200 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अगर हम 200 एलसीएम लेंगे तो 50 चौको 200 हो जाएगा तो ये 10 चौको 40 हो जाएगा, फिर 4 पंचे तो 5 दहम 50 हो जाएगा, फिर 4 पंचे तो 5, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5d माइनस 50 हो जाएगा, फिर माइनस 50 चौको तो यहाँ पर 4d माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा आधा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बोलो। तो फिर इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, तो देखो प्लस के 40 और ये प्लस के 40 80 हो जाएगा और यहाँ पर देखो माइनस के 50 100 हो जाएगा और यहाँ पर देखो प्लस के 5d माइनस के 4d तो खाली d बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा बटे 2 इक्वल टू 200 इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से हमने देखा 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर हम देखें 80 में माइनस हो जाएंगे तो माइनस का 20 बचेगा कि नहीं बचेगा बोलो। तो यहाँ पर माइनस के 20 बचेगा और प्लस का d बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा तो ये 100 हो जाएगा, तो d बराबर 100 यहाँ पर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 100 प्लस 20 कितना होता है 120 किलोमीटर। इसका मतलब कि उसकी जो दूरी थी वो कुल कितनी थी 120 किलोमीटर दूरी थी। अगर किसी ने ऑप्शन ए लगाया है 120 किलोमीटर तो बिल्कुल सही है। देखो आपका क्वेश्चन लॉन्ग था इसीलिए आपका ये लगा है
है, ठीक। तो इसलिए इसे आप लोग जरूर से जरूर नोट करें, इसकी प्रैक्टिस जरूर करना। इस बार भी प्रश्न पूछा जा सकता है एनटीपीसी सीबीटी 2 में, है, जो ग्रुप डी में कर रहे हैं तो वो तो इसे देखते ही रहें। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कि अलग अलग समय पर दो पाइप किसी टंकी को भरने में क्रमशः 5 घंटे और 8 घंटे का समय लेते हैं, जबकि एक अन्य तीसरा पाइप उसे 3.2 घंटे में खाली कर सकता है। तो पूरी तरह से खाली टंकी में तीनों पाइप एक साथ खोलने पर टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि 3 पाइप हैं, ए बी और सी। ये सी वाला खाली कर रहा है और 2 पाइप जो हैं वो एक 8 घंटे में समय लेता है भरने में और एक 5 घंटे लेता है, और जो तीसरा पाइप है वो 3.2। तो 3.2 है तो इसको मतलब 3.2 को आप लोग क्या लिख सकते हो, तो इसे जरूर देखो। तो यहाँ पर 3.2 है तो इसको हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि 16/5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो हम इसको 16/5 लिख देंगे। क्यों ऐसा किया, क्योंकि आप जानते हो इसका एलसीएम लेने में हमें आसानी हो जाएगी। तो हमने कहा कि अच्छा देखते हैं टोटल इसका जो क्षमता थी वो टोटल कितनी थी। तो अगर हम देखें क्षमता तो 5, 8, 16 का एलसीएम जो लेंगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे 80 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। तो यहाँ से अगर हम देखें कि जो पहला पाइप 5 घंटे में अगर 80 लीटर वाले हौज को भर देता है तो प्रति घंटा कितना पानी डालता होगा, तो इसका मतलब 16 5 80 16, और ये कितना डालता होगा 10, और ये 16 5 80 तो 55 25, इसका मतलब ये 25 निकालता होगा कि नहीं निकालता होगा, बोलो। तो अगर हम कहें तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 80 लीटर की टंकी थी और तीनों को एक साथ खोला जाए तो 16 10 26, दोनों तो 26 लीटर डालेंगे लेकिन तीसरा वाला 25 लीटर पानी निकालेगा। तो इसका मतलब कि उसमें जो भरेगा वो मात्र कितना भरेगा 1 लीटर। तो 1 लीटर प्रति घंटा अगर जाएगा और 80 लीटर का भरना है तो कितने घंटे लगेंगे, 80 घंटे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। लेकिन यहाँ तक कोई देखो बात तो सही थी, लेकिन उसने दिमाग देखो क्या लगा दिया, उसने कहा है कि ऑप्शन आपको ऐसे दे दिया कि 9 घंटे 48 मिनट, 3 दिन 3 घंटे 36 मिनट, 6 घंटे 12 मिनट और 3 दिन 8 घंटे ऐसा। तो आप जानते हो कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24, तो 24 तिया 72, तो 3 दिन तो पूरे पूरे लगेंगे कि नहीं लगेंगे। तो 72 बचे कितने 8, तो इसका मतलब 8 घंटे लगेंगे। तो आप लोग इसे नोट कर लो। तो आपका आंसर जो आएगा वो डी ऑप्शन आएगा, नोट कर लो। अगला प्रश्न देखो क्या कह रहा है कह रहा है एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी है। तो कभी भी अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि पहले वृद्धि बाद में कमी हो जाए तो हमेशा याद रखना कि दिए गए प्रतिशत का हम क्या कर देंगे, प्रतिशत का वर्ग कर देंगे और बटा 100 कर देंगे, और जो हमेशा होगी वो हानि ही होगी। याद रखना परसेंट कितना दिए 10, तो 10 का स्क्वायर कर देंगे बटा 100, तो 10 हम 100, 100/100 कैंसिल करेंगे तो 1% की क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। तो आपका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, डी ऑप्शन 1% की कमी। नोट कर लो इसे। अगला प्रश्न देखो इसी पर, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कह रहा है कि साइन फाई, यदि साइन फाई माइनस कॉस फाई इक्वल टू 0 है, तो आपसे पूछा है कि यहाँ पर साइन की पावर 4 फाई प्लस कॉस की पावर 4 फाई और प्लस tan स्क्वायर फाई का मान क्या होगा। तो आप ऐसे प्रश्न कभी भी आ जाए तो आप सीधा आपको थीटा का कोण मान लेना। जैसे फाई है तो फाई, अब यहाँ पर भी वही चीज आए जो यहाँ पर आए, तभी तो वही चीज सेम चीज का अंतर ही तो 0 होता है कि नहीं होता है। तो मैंने कहा कि सेम का फाई, अगर ऐसा मैं फाई मानूं, ऐसा थीटा का कोण मानूं जो दोनों का सेम बनाता हो, तो आप जानते हो दोनों जो होते हैं फाई 45 का मान दोनों का सेम आता है कि नहीं होता है, आता है। तो आप जानते हो कि साइन फाई साइन 45 का मान कितना होता है, तो यहाँ पर हम करेंगे कि साइन 45 माइनस
cos 45 इक्वल टू 0 देखे क्या आएगा। तो आप जानते हो कि sin 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान भी 1/√2 होता है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम मान रख देंगे sin 45 लिख देंगे और यहाँ पावर 4 और यहाँ cos की पावर 4 45 हो जाएगा और यहाँ tan स्क्वायर 45 हो जाएगा। तो आप जानते हो sin 45 का मान 1/√2 का पावर 4 हो जाएगा और यहाँ 1/√2 की पावर 4 हो जाएगा और tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/√2 है, तो इसका अगर हम करें तो यहाँ पर 1/4 आएगा कि नहीं आएगा। कहने का मतलब इसका 4 बार गुणा करोगे कि नहीं करोगे। तो जब 4 बार इसका गुणा करोगे तो √2 तो 1/2 हो जाएगा, √2 तो 1/2 तो मतलब 1/4 हो जाएगा। उसी प्रकार 1/4 ये भी हो जाएगा और एक का वर्ग करो चाहे घन करो कुछ भी करो एक ही आएगा। तो यहाँ देखो 4 है कि नहीं है, तो इसका मतलब कि 1/4 यहाँ पर दिए तो यहाँ पर आपका एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा प्लस 1, तो यहाँ 2 दूना 4, तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2 1 कम 2 1 3, 3/2। तो आपका आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 3/2 आएगा। ऑप्शन बी आपका है, तो आप ये सही है। तो यहीं तक हम रखते हैं जो क्वेश्चन। आपका वीडियो जो बड़ा हो गया है, आपके क्वेश्चन भी टफ थे और इस सेशन में और आपके प्रश्न जो आपने देखा कि ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इस बार भी प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे। तो आप लोग इसी तरीके से मेहनत करते रहिए और अब तो समय ज्यादा बचा नहीं है, फरवरी कब आ जाए तो आप समझ ही सकते हो कि ठंड का मौसम है, समय जानने में मिलता नहीं है। तो बढ़िया तरीके से घर पे ही रहिए, पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए और इस बार अपना सपना पूरा करिए। तो यहीं तक हम अपनी वीडियो रोकते हैं। नेक्स्ट अगले अंदाज के साथ मिलेंगे और आगे हम देखेंगे प्रश्न। तो यहीं तक रखते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें इस वीडियो को। अगर कोई त्रुटि मिले या कुछ आपको लगे कि मतलब यहाँ पर और बेहतर करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मैं उसे सुधारने की कोशिश जरूर करूँगा। तो आप लोग देखते रहिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। बोलो जय हिंद।